नमस्कार, वीडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। आगामी त्योहारों एवं धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर जिला शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की रूपरेखा तय की गई। आगामी 29 जून को ईद का त्योहार है। उसके बाद 3 जुलाई से प्रारंभ होने वाले सावन के महीने में लगातार त्योहारों का आयोजन होना है। इन तमाम उत्सवों पर शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम, बिजली विभाग और पुलिस के आला अफसर भी शामिल रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि शांति और सामाजिक समरसता के साथ उत्सव मनाए जाए ताकि किसी को परेशानी न हो। कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशियों भरी खबर है कि दैनिक भास्कर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने वाला है। इसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। दैनिक भास्कर प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 का आगाज हो चुका है। इसके लिए सिविक सेंटर स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय में 30 जून से 2 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। योजना के मुताबिक कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में 60% से ज्यादा अंक पाने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक संकाय के प्रथम 3 स्टूडेंट को मेडल भी प्रदान किया जाएगा। इसमें सीबीएसई, आईएससी एवं एमपी बोर्ड के छात्र छात्राएं शामिल हो सकते हैं। आयोजन का मकसद प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें करियर मार्गदर्शन प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए पीएम मोदी ने प्रदेश को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन से भोपाल, इंदौर और रानी कमलापति, जबलपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद शाम 4 बजे वंदे भारत ट्रेन जबलपुर पहुंची। मुख्य रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का जनप्रतिनिधियों और रेल अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। मंगलवार को रानी कमलापति स्टेशन से पीएम मोदी ने रानी कमलापति से जबलपुर और भोपाल, इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद वंदे भारत ट्रेनें गंतव्य के लिए रवाना हुई। शाम लगभग 4 बजे रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर आगमन हुआ। यहाँ ट्रेन का जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, शहरवासियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ भव्य स्वागत किया। ट्रेन के जबलपुर स्टेशन पहुंचते ही लोगों ने ट्रेन के साथ सेल्फी ली और इन पलों को मोबाइल कैमरों में कैद किया। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर सांसद राकेश सिंह, विधायक अशोक रूहानी, विधायक इंदु तिवारी, नेता प्रतिपक्ष कमलेश यादव, अभिलाष पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने वंदे भारत ट्रेन की अगवानी की। अब समय संघर्षों का नहीं, जबलपुर के लिए सौगातों का है। और आज हमें खुशी है कि जबलपुर से भोपाल और भोपाल से इंदौर चलने वाली ये ट्रेन केवल एक ट्रेन और सुविधा भर नहीं है, बल्कि रेलवे की आधुनिक तकनीक में जबलपुर की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। और इस हिस्सेदारी के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में सौगातों का ये क्रम जारी रहेगा। पहली वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करके जबलपुर पहुंचे छात्रों और अन्य यात्रियों ने अपने शानदार सफर के अनुभवों को साझा किया। छात्राओं ने कहा कि ट्रेन में हाईटेक फैसिलिटी है और समय मैनेजमेंट भी अच्छा है। उन्हें ट्रेन से सफर करने में बहुत मजा आया। ट्रेन की सुविधा हमको बहुत अच्छी लगी और उसकी जो फैसिलिटी थी एसी की हमें बहुत अच्छी लगी और फैसिलिटी के हिसाब से उसका किराया भी बहुत अच्छा है। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत और हम देश आभार करते हैं कि वंदे मातरम ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस ट्रेन का शुभारंभ किया, जिससे हमारे समय की बचत होगी, ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाएगी। सबसे अच्छी ट्रेन देखिए, इतनी सारी भीड़, मैं तो देख के हैरान हो गया, पहली इतनी सुपर फास्ट ट्रेन है। मैंने आज यहाँ सफ़र नहीं करा, ट्रेन को देखने आया था, बहुत ही आनंद आ गया। ऐसा सोचा भी नहीं था कि इंडिया में ऐसी ट्रेन बन पाएगी, पूरी मेड इन इंडिया। रेलवे द्वारा वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है।
28 जून से दोनों ट्रेनें सप्ताह में 6 दिन चलेंगी। जबलपुर से रानी कमलापति और रानी कमलापति से जबलपुर स्टेशन तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन 8 कोच के साथ चलेगी। इसमें 7 एसी चेयर कार और एक एग्जीक्यूटिव श्रेणी का कोच शामिल है। इस तरह इसमें कुल 564 सीटें हैं। रानी कमलापति से जबलपुर आने वाली और जाने वाली ट्रेन नरसिंहपुर, पिपरिया, नर्मदापुरम, इटारसी में भी हॉल्ट करेंगी। टाइमिंग जिस तरह से ये चेयर कार है, बैठ के जाने वाली ट्रेन है, तो इसकी टाइमिंग ऐसे रखी जाती है कि व्यापारी हैं या स्टूडेंट्स हैं या इलाज करा रहे हैं, एम्स में कई लोग जाते हैं, तो उनके हिसाब से इसकी टाइमिंग रखी गई है। उसी टाइम में और भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन चूँकि ये गाड़ी अलग है, इसमें सुविधाएँ अलग है, तो जो डिमांड है पब्लिक की वो सबको देख के इसका बनाया गया है शेड्यूल। तो अभी इसकी टाइमिंग यही है कि सुबह चल के ये भोपाल में अगर किसी को अपना काम करना हो करके और वापस आ सकता है। तो इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिल रही हैं, ऑन बोर्ड कैटरिंग भी है और एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस यात्रियों को मिल रहा है। तो रेलवे द्वारा मुख्य रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई। वहीं ट्रेन के आगमन पर स्टेशन में उत्साह और उत्सव का माहौल नजर आया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। तेज बारिश के कारण जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 45 का नौरादही सेक्शन का डायवर्सन पुल टूट गया, जिसके कारण जबलपुर भोपाल मार्ग घंटों बंद रहा। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर सामान्य जनजीवन पर पड़ने लगा है। मंगलवार को तेज बारिश के बीच जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के नौरादेही सेक्शन में डायवर्सन पुल टूट गया, जिसके कारण जबलपुर भोपाल मार्ग घंटों बंद रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ऐसे में शहपुरा टोल प्लाजा से वाहनों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस हादसे के बाद सड़क निर्माण कंपनी द्वारा पुलिया को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया और करीब 5 घंटे के बाद नए पुल से वाहनों को निकाला गया। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ ने मोर्चा खोल दिया है। 28 जून को विद्युत कर्मी 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार करेंगे। 10 जुलाई से 3 दिन की हड़ताल और 30 जुलाई से निश्चितकालीन काम बंद हड़ताल होगी। संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बताया कि पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मी एकजुट हो गए हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि ऊर्जा क्षेत्र के संपूर्ण निजीकरण के खिलाफ विद्युत कामगार एकजुट हो गए हैं और सरकार के निर्णय के खिलाफ क्रमिक आंदोलन की शुरुआत 28 जून से होने वाली है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में ज्वाइंट वेंचर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में TBCB और मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट के माध्यम से हो रहे निजीकरण के विरोध सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर अभियंता संघ के आह्वान पर सभी विद्युत कर्मी आंदोलित हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ कारपोरेट घरानों से बातचीत की। अगर यह बिल एक तरफा पारित किया जाता तो संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण हो जाएगा। दरअसल निजीकरण के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं और हमारा ये कहना है कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वह बिजली का कंज्यूमर है, आम आदमी है जो बिजली का उपभोग करता है। नंबर 2 पर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो बिजली का कर्मचारी है। न बिजली के कंज्यूमर से बात की जा रही है, न बिजली के कर्मचारी से बातचीत की। सारे मध्य प्रदेश में बिजली मीटर 1 दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ग्रिड फेल ना हो, जनता को कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए इमरजेंसी ड्यूटीज को हमने एग्जम्प्ट किया है। संगठन ने आरोप लगाया कि प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र देश के बड़े व्यापारिक घरानों के हाथों सौंपने का कुचक्र चल रहा है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मनमोहन नगर से हटाकर चाटी ग्राम की सरकारी जमीन पर बसाए गए विस्थापित परिवारों ने प्रशासन से नाराज होकर खजरीखिरिया बाईपास के निकट चक्का जाम कर दिया। कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जब मदद का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर गरीब बस्ती वालों ने रास्ता छोड़ा और यातायात समान हो पाया। 2 माह पहले मनमोहन नगर से हटाकर चाटी ग्राम में जिन 100 गरीब परिवारों का पुनर्वास जिला प्रशासन ने कराया था, वो परिवार लगातार विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। जब सहनशीलता जवाब दे गई तो पीड़ित परिवारों ने खजरीखिरिया बाईपास के निकट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कई घंटों तक सड़क जाम रही। विस्थापित परिवारों ने आरोप लगाया कि विस्थापित बस्ती में बिजली, पानी, सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बारिश के मौसम में गरीब परिवार खून के आंसू रोने मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चक्काजाम की सूचना पाकर जब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मदद का भरोसा पीड़ित परिवारों को दिलाया, उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने रास्ता छोड़ा और चक्काजाम समाप्त हुआ।
देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो इन लोगों ने अतिक्रमण किया है, कुछ लोग सलिमनाबाद से आके शासकीय जमीन में अतिक्रमण कर रहे थे, कुछ लोग सिहोरा से आके अतिक्रमण कर रहे थे। अब ये तो व्यक्तिगत रूप से उनको देखना है कि हमें शासकीय जमीनों में अतिक्रमण नहीं करना है। वहाँ पे वो असुविधा का सामना ऑलरेडी कर ही रहे थे। हम लोगों ने तो एक सहानुभूतिपूर्वक एक अस्थायी रूप से एक ज़मीन का टुकड़ा उन्हें दिया है रहने के लिए, तो वहाँ पे ज़रूर जो है जो भी सुविधाएं तत्कालिक रूप से अभी हम लोग कर सकते तो उनको पूर्ति कराई गई है। अब स्थायी सुविधाओं के लिए हमें बाकी प्रशासनिक रूप से हमें देखना पड़ेगा किन की हम पूर्ति वहाँ पे करा सकते हैं। जाम में फंसे छोटे बड़े वाहन सवारों को देर तक परेशानियां झेलना पड़ी। वहीं बेढंगे तरीके से कराया गया गरीब परिवारों का पुनर्वास चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए एसपी के नाम मांग पत्र सौंपा। विहिप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ईद त्योहार के पहले शहर में गौ तस्करी और गौ हत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन सख्त कदम उठाए। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां विहिप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एसपी के नाम डीएसपी मुख्यालय तुषार सिंह को मांग पत्र सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ईद त्योहार के पहले शहर में गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले बढ़ गए हैं, जिस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ने रांझी खमरिया रिछाई क्षेत्र में अवैध निर्माण कराए जा रहे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग भी की। गौ तस्करी एवं गौ हत्या की जाती, जिसे इन लोग कुर्बानी का नाम देते हैं, तो वह रोकने के लिए मांग की गई है। और अवैध धार्मिक स्थल जो बनाए गए हैं, कई ऐसे धार्मिक स्थल बना दिए गए हैं रांझी, रिछाई और खमरिया क्षेत्र में, जो आज से 6 महीने पहले नहीं थे। और उन धार्मिक स्थलों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी व्यक्ति संचालित कर रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी लगाया गया था, जिसकी शिकायत पूर्व में हम लोगों ने एसडीएम महोदय से की थी। उन्हीं को तोड़ने के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। डीएसपी मुख्यालय तुषार सिंह ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। अगर गौ तस्करी जैसी घटना सामने आएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा ये बोला गया है कि जो भी धर्मांतरण के मुद्दे हैं और अवैध निर्माण जहाँ पे भी हो रहे हैं, और अगर ऐसी गौ हत्या जैसी कोई घटनाएं हो रही हैं तो उसमें त्वरित संज्ञान लिया जाए और तत्परता से उस पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उनके द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चरगवा थाना अंतर्गत ग्राम घुघरी में एक 20 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक को करंट उस समय लगा जब वह अपने मकान के खपड़े जमा रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चरगवा थाना अंतर्गत ग्राम घुघरी में बारिश का मौसम एक गरीब परिवार पर कहर बनकर टूटा, जहां करंट लगने से एक 20 वर्षीय युवक अनिल ठाकुर की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक अनिल को करंट उस वक्त लगा जब वह मकान के खप्पर सुधारने के लिए मकान पर चढ़ा था। पानी छा रहे थे घर के ऊपर पर्ची पर। पानी लाइट गोल थी? जी लाइट गोल थी, फिर बाद में अचानक आ चुकी थी। क्या नाम था? क्या नाम? अनिल ठाकुर। कितनी उम्र होगी? 20 सर। चरगवा थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर लाश का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गरीब परिवार को सरकारी मदद की दरकार है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र नवनिवेश कॉलोनी कांजी हाउस के पीछे रहने वाली एक नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा है। संजीवनी नगर नवनिवेश कॉलोनी कांजी हाउस के पास रहने वाली एक नवविवाहिता की मंगलवार को रहस्यमयी स्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकने के कारण मौत हो गई। मृतका का नाम प्रिया है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना की जानकारी लगते ही प्रिया के पिता और भाई मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने प्रिया की मौत को संदिग्ध और रहस्यमयी बताते हुए पुलिस से घटना की जाँच की मांग की है। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनकी नंद है कि वो बहुत परेशान करती रही, मार पीटती रही है, मारती पीट रही। आए दिन उनकी नंद, 2 नंद है कि नानी है, वो भी परेशान करती रही है। अपन ले बाबे की बोलते रहे तो वो मना करते रहे, नहीं ले जाना कहीं, न मायके जाना न मामा कहाँ जाना है। वो जात जैसे ज़बरदस्ती जाती भी रही तो उसको दम देते रहे कि वहीं रहे आओ, तुम्हारी कोई पूर्ति न करे, वो तही रहे आओ, फलाना ढिकाना, बहुत धमकी देते रहे। कहाँ पे शादी हुई थी? किस जगह पे है आपकी? तिगनाथ कहाँ शादी हुई है? मोड़ी हमारी हरदुआ में किया है। हमें लगता है कि मारा गया है, क्योंकि हमारी दीदी घर से पीड़ित थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिया जी से भी नहीं पाटी खाती थी,
जब देखो तब लड़ाई होती रहती थी। अभी 7-8 दिन पहले हम लेके आए थे अपने घर, निमंत्रण वगैरह किया था घर में, तो घर आई थी, पर घर कैसे आई थी, फ़ोन लगाया था, लड़ रही थी बहुत तेज़ी से। किस बात को लेके विवाद होता था उनका? कुछ नहीं, ये तुम्हारा सामान टूटा लेके आई हो तुम घर से, ये तुम कूलर टूटा लेके आई हो घर से, ये तुम पलंग लेके आई हो टूटा घर से, तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, बस इसी को लेकर विवाद लगा रहता था। और सब परेशान करते थे, जिया जी भी, दीदी लोग भी हैं, सब परेशान करते थे। और हमें नहीं लगता कि उसको वो मरी है, उसको मारा गया है। बताया जाता है कि प्रिया का विवाह 12 मई 2022 को नवनिवेश कॉलोनी निवासी कृष्णा से हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र नवनिवेश कॉलोनी कांजी हाउस के पीछे रहने वाली एक नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा है। मां नर्मदातर जिलहरी घाट में एक 17 वर्षीय बालक श्रीकांत दुबे का शव नर्मदा नदी में उतराता मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जाता है कि श्रीकांत विजयनगर थाना क्षेत्र न्यू जगदम्बा कॉलोनी में रहता था। रविवार की दोपहर वह अपने घर से बैग बनवाने जाने की बात कहकर अपने एक साथी प्रणय तिवारी के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने प्रणय से जानकारी लेने के बाद विजयनगर थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब प्रणय से पूछताछ की तो पहले उसने पुलिस को गुमराह किया और बाद में श्रीकांत के नहाते वक्त जिलहरी घाट में डूबने की बात बताई। पुलिस ने श्रीकांत के कपड़े और मोबाइल घटना स्थल के पास बरामद किए हैं। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया गया है। हालांकि परिजन इस घटनाक्रम को संदिग्ध बताकर मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। सुबह 9 बजे उसका कपड़े और फोन जिलहरी घाट में बरामद हुए। फोन पे घंटी जा रही थी, उससे पता लगा कि ये जिलहरी घाट में इसके कपड़े और फ़ोन हैं। फिर पुलिस ने उसको बुला के पूछा, तब उसने स्वीकार किया कि हाँ, हम जिलहरी घाट गए थे और वो तैरने में डूब गया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है और अब जांच शुरू कर दी है। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। मौसम विभाग ने जबलपुर सहित संभाग के जिलों में आगामी 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को जबलपुर में झमाझम बारिश हुई। जिले में दोपहर के बाद बारिश की झड़ी लग गई। बीते 24 घंटे में 12.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में जबलपुर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मंगलवार की दोपहर बाद एक बार फिर जबलपुर में बारिश की झड़ी लग गई। इसके पहले सुबह और दोपहर के वक्त रुक रुक कर रिमझिम बौछार का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक जबलपुर जिले में इस मानसून सीजन में अब तक 130.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं बीते 24 घंटे में जिले में 12.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। हालांकि बीते 24 घंटे में तापमान में भी बढ़त हुई है। अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में मानसून की गतिविधि तेज हो गई है और गरज चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना भी बढ़ गई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।